अभी व्हाइट स्क्रीन वाला ही है ना जो बेटा मैं लिख रही हूँ? मैम आप जो लिख रहे हो वो दिख रहा है। वही दिख रहा है ना, रेड वाला? यस मैम। अच्छा, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हम सेल को ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी जब शुरू हुई है बनना, तब वो सेल से ही बनना शुरू हुई है। और जब वो फंक्शन करती है तो हमारी बॉडी का हर एक सेल जो है वो हर छोटा फंक्शन करता है। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, हर एक सेल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। सो दैट पार्ट वी शुड अंडरस्टैंड कि सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर सेल काम कर रहा है तो हम लिविंग है, अगर सेल काम नहीं कर रहे हैं तो हम तुरंत नॉन लिविंग हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो सेल खुद माइक्रोस्कोपिक है। सेल खुद कैसा होता है? अरे, सेल जो है वो कैसा होता है? माइक। माइक्रोस्कोपिक। उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। तो दैट मीन्स सेल इज माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटी चीज है। अच्छा, अब हमें ये समझना है कि जो सेल, हाँ, बट हम जब बहुत सारे सेल डिवाइड होके हम ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं तो हमको हर कोई देख सकता है, देन वी आर नॉट माइक्रोस्कोपिक। अंडरस्टूड दिस? ठीक है। नाउ सी दिस, दैट ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अभी हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स में ह्यूमंस को इंक्लूड करने से, ठीक है। तो ये सभी के सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं सेल से बने हुए हैं। ठीक है। और ये जो इसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको देखने हैं वो भी कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक। कैसे होते हैं वो भी? कैन यू हियर मी? यस मैम। हाँ। यस मैम। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक इन कंडीशन। पर प्लांट्स और एनिमल्स को हम आंखों से देख सकते हैं। अंडरस्टूड? तो हमें ये समझना है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो एक ही सेल पूरा ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। क्योंकि एक सिंगल सेल पूरे ऑर्गेनिज्म वाला काम करता है। दैट मीन्स वो सब कुछ करता है, रेस्पिरेशन करता है, डाइजेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, लोकोमोशन करता है, सब कुछ, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सो दैट पार्ट यू शुड अंडरस्टैंड। इसलिए हम उनको यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। दैट मीन्स इनको सिंगल सेल्ड भी बोला जाता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। एंड दैट मीन्स अ सिंगल सेल इज परफॉर्मिंग ऑल द लिविंग एक्टिविटीज। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम। ठीक है। बट मल्टी सेल्यूलर जो होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल वाले ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम, तो हमारे उस बॉडी में क्या होता है कि कुछ सेल्स एक काम करते हैं, कुछ सेल्स दूसरा, मतलब सेल्स एक ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन हर पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिजाइन है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है जो डाइजेशन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है जो रेस्पिरेशन करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन के लिए है, फिर लोकोमोशन के लिए मसल्स वगैरह है, सोचने के लिए दिमाग है। ये सारी चीजें जो है हमारे उसमें डिवाइडेड है, एक ही सेल सारा काम नहीं कर रहा है। सेल्स ने टिश्यू बनाए, टिश्यू ने ऑर्गन्स बनाए, और अब वो सब सारा काम कर रहे हैं। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम। ठीक है। अच्छा। मैम एक सेकंड नोट कर ले रहे। हाँ बेटा, कर लो।
मैम हो गया। हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज देखो, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि सेल को सबसे पहले किसने देखा। तो रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट था, जिसने सबसे पहले सेल को देखा, ठीक है। अच्छा, अब देखो कितनी मजेदार बात है कि माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने। एक दूसरा टाइम साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। उसने माइक्रोस्कोप बनाया, पर उसने कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं देखा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। ये चीज समझ में आई? यस मैम। है ना? तो उसे पता ही नहीं था कि क्या देखना है। मैम हाँ, मैम फिर से समझा दीजिए ना, डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, ये मैं ये कह रही हूँ कि जो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन है, वो किसी और साइंटिस्ट ने किया है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप से देखने का काम रॉबर्ट हुक किसी और ने किया। तो दोनों बहुत अलग अलग चीज है। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने किया था, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहली बार किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा, ठीक है। अब रॉबर्ट हुक ने जब सेल को फर्स्ट टाइम देखा, तो उसके लिए सेल जो थे वो ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में थे। जैसे हनी बी का हाइव होता है ना बेटा, यस मैम। बिल्कुल वैसा। ओके। मैम हाँ, मैम अगर माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो गया तो कैसे पता चला कि जो दिखाई दे रहे हैं वो सेल्स है और वो हमारे लिए इतना जरूरी काम करते हैं? हाँ, तो एक्चुअली क्या हुआ कि एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने जब माइक्रोस्कोप देखा, ढूंढ निकाला ना बेटा, तो उनको तो ये सब पता नहीं था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटी ऐसी भी कुछ चीजें होती है जो देख सकते हो। तो एक्सीडेंटली उन्होंने माइक्रोस्कोप बना दिया था, ठीक है। पर ऐसे जब इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर हो जाते थे, तो दूसरे साइंटिस्ट उनको यूज करते थे ना, कि इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। ऐसे ही रॉबर्ट हुक ने जब एक बार माइक्रोस्कोप यूज किया, तो उनको पहली बार सेल्स दिखाई दिए ऐसे कंपार्टमेंट वाले। आया समझ में? यस मैम। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने जब फर्स्ट टाइम सेल देखे, तो उनको ऐसे दिखाई दिया हनी कोम जैसा। तो उन्होंने क्या बताया? वो बोले कि कुछ ऐसे छोटे छोटे कमरे जैसे बने हुए हैं, खाली कमरे, और है ना वो जो है वो बहुत छोटे, जो हमको ऐसे नहीं दिखते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखेंगे। तो छोटे खाली कमरे को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। खाली कमरे को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। जैसे जेल में छोटा सा कमरा होता है ना, वो उसको सेल बोलते हैं। तो बस उसी तरीके से, तो इसीलिए इनका नाम सेल पड़ गया। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम। यस ओके, मैम। सो दैट मैम। इज, हाँ बेटा। यस मैम। हाँ, मैम सेल किसको बोलते, जो अंदर जो मतलब वैकेंट स्पेस है उसको या पूरा को बोलेंगे? एक्चुअली सेल मतलब खाली जगह बेटा। सेल वर्ड का मतलब होता है खाली जगह, लेकिन जब बाद में इसको सेल नाम दिया गया, तो इस पूरे यूनिट को सेल ही बोला जाएगा, ओके मैम। ठीक है। इसको पूरा सेल बोले। ये एक सेल है, ये दो सेल है, तीन सेल, चार सेल, पाँच, छः, सात, आठ सेल बनाए। अंडरस्टूड दिस? यस मैम। ठीक है। यस मैम। सेल का इंग्लिश मीनिंग होता है एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी रूम, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू स्टडी। नाउ सी टू दिस, दैट जब सेल की डिस्कवरी हो गई, मतलब सेल ढूंढ लिए गए, तब बाद में बहुत सारी चीजें उनके ऊपर स्टडी हुई। तो सबसे पहले तो सेल का नंबर, कि भाई सेल कितने होते हैं कि और एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है, उससे डिसाइड हुआ सेल का नंबर,
ठीक है। तो सेल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने पढ़ा ना, सेल नंबर के हिसाब से हम ऑर्गेनिज्म को दो उसमें बांट सकते हैं, यूनी एंड मल्टी। मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर। ठीक है। सेल नंबर के बेसिस पर हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ढूंढ सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यूनिसेल्यूलर में आ जाएंगे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। ओके। और मल्टी सेल्यूलर में सब, हाँ बेटा, मैम फंगी इज अ मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर? मल्टी, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके। यस मैम। अब जब सेल यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर पता चल गए, तो अब सेल का शेप भी ढूंढा गया कि भाई सेल का शेप कैसा होता है, ये भी तो पता करो। तो पता चला कि शेल तो बहुत सारे टाइप का हो सकता है। वो ओवल हो सकता है, वो स्फेरिकल हो सकता है, वो क्यूब जैसा शेप का हो सकता है, वो फाइबर जैसे शेप का हो सकता है, मतलब धागे जैसा हो सकता है, और वो पॉलीगोनल होता है। अंडरस्टूड? यस मैम। ठीक है। सो सेल का पता चला कि शेप तो अलग अलग टाइप के हैं, बहुत सारे टाइप के सेल के शेप हो सकते हैं। तो इससे ये जो सब पता चला, तो क्योंकि पहले क्या हुआ, जब रॉबर्ट हुक ने देखा तो उसको तो सिर्फ एम्प्टी एम्प्टी स्पेस दिखा था, तो उसी के बेसिस पर सारे सेल्स की स्टडी नहीं हो सकती है ना, इसलिए सेल का नंबर और सेल का शेप पता लगाया गया। अच्छा, अब इसके आगे जो है वो ये देखो। मैम रिमूव मत करिए, एक सेकंड रुकना। हाँ, नहीं कर रही हूँ। उसके बाद पता चला कि सेल के साइज को भी स्टडी करना चाहिए। सेल का साइज जब स्टडी किया, तो जब सबसे छोटा सेल था उसको हम बोलते थे पीपीएलओ। उसको हम क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। पीपीएलओ मतलब प्लूरो निमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टूड? सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। ओके। और सबसे बड़ा सेल किसका है? सबसे बड़ा सेल किसका है? मैम ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच एग। हम्म। मैम मतलब एक भी एक टाइप का सेल हुआ? हाँ बेटा, मैम वो पूरा एक सेल है। पूरा एग जो होता है वो एक सेल होता है। सारे एग्स, हेन का एग, लिजर्ड का एग, मछली का एग, सब सब जो चीजें हैं बेटा वो सब एक सेल ही है। आया समझ में? यस मैम। मैम लिख लिया। लिख लिया? फाइन। अच्छा, अब हम ये चीज है जो है, आपको क्या करना है, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स। पेज नंबर 1
2 और 3 रीड करो और बिल्कुल आराम से रीड करो, अंडरलाइन करो जहां पर आपको इम्पोर्टेंट लगता है। और दूसरी चीज ये कि आपको जो भी डाउट है ना वो अपने बुक में लिखो, अभी बीच में नहीं पूछना, पहले तीनों पेज रीडिंग कर लो, फिर मैं वो डाउट क्लियर करूंगी। अंडरस्टूड? यस मैम। हाँ, तो मैम कौन सा बुक है, एनसीईआरटी की डीएवी का? डीएवी रीड कर लो। ओके मैम। सभी ओके मैम। सभी के पास डीएवी है ना? यस मैम। हाँ, तो रीड कर लो। Recording stopped. तो पेज नंबर 4 में जो चार्ट है उसके ऊपर क्या है? वो नर्व सेल का ही पार्ट है बेटा। मैम ह्यूमन ओवन कुछ टाइप का है। कैसा टाइप का है? मैम ह्यूमन ओवन। ह्यूमन ओवम। देखो, आप मुझे पेज सेल शेप के बारे में पूछ रहे हो, पेज नंबर 3 पे। मैम 4 में। 4 में? 4 में कहाँ पर पूछ रहे हो बेटा? मैम लास्ट टेबल में। अच्छा, ओवम। ओवम क्या होता है वो पूछ रहे हो? ह्यूमन ओवम। यस मैम। ओवम मतलब जो ओवरी से फीमेल, जो फीमेल होती है ना, फीमेल की ओवरी से जो एग निकलता है वो ह्यूमन ओवम कहलाता है। अब समझ आया? यस ठीक है। मैम। हाँ, मैम आप फिर से एक्सप्लेन कर देंगी? क्या एक्सप्लेन करना है बेटा? मैम जो आप अभी बता रही थी ह्यूमन ओवम के बारे में। ह्यूमन ओवम, ह्यूमन ओवम बता रही हूं मैं कि जो फीमेल की ओवरी से आता है ना वो ओवम कहते हैं उसको। ठीक है? क्लाइमाडोमोनास भी ह्यूमन के अंदर होता है? नहीं, क्लेमाइडोमोनास फंगस होता है। ओके मैम। ठीक है? क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो एक फंगस होती है। ओके मैम। अच्छा, मैम मेरे हाँ, अब पेज नंबर 4। मैम पेज नंबर 2 डू यू नो मैम? क्या हुआ बेटा? पेज मैम नंबर मैम पेज नंबर 2 डू यू नो मैम मेरा एक डाउट है। डू यू नो का डाउट है? द आउटर मैम मोस्ट लेयर ऑफ अवर स्किन कंसिस्ट ऑफ डेड सेल. This layer is shed periodically and replaced by new cells. You may be surprised to know that a person may lose 4 kilogram of skin cells every year. ये do you know? ओके ये पूछ रहे हो ना? यस मैम। हाँ, तो उसमें क्या है बेटा, आप जब नहाते हो या मुंह धोते हो, हाथ धोते हो, तो आपके कितने सारे सेल्स जो है वो हट जाते हैं, निकल जाते हैं, और उसकी जगह नए सेल्स बन जाते हैं। इसलिए जब आप मुंह धो लेते हो, नहा लेते हो, तो आपकी बॉडी शाइन करने लगती है ना, यस मैम। क्योंकि न्यू न्यू सेल्स ऊपर आ जाते हैं। वो टीवी में एडवर्टीजमेंट में नहीं देखते हो, अच्छी वाली वो साबुन से मुंह धोते हैं फिर गोरे हो Yes, जाते ma'am. हैं, पुराने गंदे वाले सेल्स निकल जाते हैं। तो वो Yes. वो तो होता है बेटा, आप जितनी बार नहाओगे, जितनी बार, अभी मैं अपने हाथों को ऐसे 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 करके ऐसे 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 कर दूं तो भी कितने सारे सेल्स निकल जाएंगे। ओके मैम। हाँ, मैम अगर हम अपना हाथ पिंच करेंगे तो उससे भी सेल्स निकल जाएंगे? हाँ, निकलते हैं ना बेटा सेल, तो ऐसे ऐसे करने से भी निकलते हैं। ठीक है? ओके मैम। हाँ, अब बैठ के बहुत देर देर तक रगड़ना नहीं है सेल्स को निकालने के लिए। ठीक है? अच्छा, अब पेज नंबर 4 पे आओ। 4 के बाद ये इस पे आओ, 5 पे देखो, एक्टिविटीज के कुछ दिया हुआ है। एक तो है टू ऑब्जर्व एनिमल सेल्स एंड मेक अ टेम्परेरी माउंट ऑफ चीक सेल। चीक सेल मतलब आप जब आपको टीचर आपको ये एक्सपेरिमेंट करवाएगी ना तो आपका मुंह खोलेगी,
आपके अंदर वाले चीक में से सेल निकालेगी, उसको स्टेन करके, और है ना आपको माइक्रोस्कोप में आपकी टीचर दिखा देंगी। ऐसे आपको स्कूल में ये चीक सेल का एक्सपेरिमेंट करवाया जा सकता है। आया समझ में? यस मैम। ठीक है। उसी तरह से जो अनियन होता है ना, अनियन में पता है कभी कभी आप अनियन को खोलते हो तो एक ट्रांसपेरेंट लेयर निकलता है। यस मैम, वो सेल मेम्ब्रेन है क्या? हाँ, वो ट्रांसपेरेंट लेयर को आप निकालोगे ना तो उसमें भी आपको सेल्स देख सकते हो आप। फिर आपके ब्लड के भी सेल्स देख सकते हो। देखो पिक्चर जो दिया है वो असली में पिक्चर है, ऐसा ही आपको स्लाइड में भी दिखेगा बेटा, माइक्रोस्कोप में भी ऐसा ही दिखाई देगा जो पिक्चर आपकी बुक में दिया हो। अभी समझ में आया? यस मैम। यस मैम। गुड। ठीक है। नाउ हम पार्ट्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो पार्ट्स ऑफ सेल्स अगर हम पढ़ते हैं तो सी दिस। सबसे पहले ये देखो, सेल पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक है। अगर हम सेल की बात करते हैं तो एक सेल जो होता है उसके अंदर फ्लूइड होता है। ठीक है। तो जो सेल के पास दो लेयर्स होती है, एक होती है सेल वॉल और एक होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो अब हमको बहुत सीधी सिंपल सी चीज समझनी है, हमको तीन चीजें बहुत ध्यान देनी है। एक हमको ध्यान देना है कि सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये तीनों चीज मिलके बनाते हैं सेल। आया समझ में? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अगर सेल वॉल में लिखती हूं सेल वॉल, तो सेल वॉल सिर्फ प्रेजेंट होती है प्लांट सेल। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। ये चीज समझ में आई? यस मैम। ठीक है। तो ये चीज याद रखो कि सेल वॉल जो है वो सारे सेल्स के लिए नहीं है, क्योंकि जितने भी चीजें एनिमल्स है, मतलब जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं है। जो फोटोसिंथेसिस करते हैं सिर्फ उन्हीं के पास सेल वॉल है। इसलिए हम सेल वॉल हर बार इंपॉर्टेंट उसमें नहीं लिख रहे हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन से हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझ देखो, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और ये याद रखो कि साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर फ्लूइड होता है प्लस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तभी वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। मतलब इस सेल के अंदर जो पूरा फिल किया हुआ होता है वो फ्लूइड होता है, और फ्लूइड के साथ साथ उसमें सारे ऑर्गेनेल्स की भी प्रेजेंस होती है, तभी इसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। खाली फ्लूइड होगा तो भी साइटोप्लाज्म नहीं है, खाली सेल ऑर्गेनेल्स होंगे तो भी साइटोप्लाज्म नहीं है। जब दोनों मिल जाएंगे तब हम इनको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये चीज समझ में आई? सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स जो आप ये सब चीजें पढ़ोगे ना अभी, इसके सेल के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है? मैम थोड़ा बताती हूँ मैं।
सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो ऐसे सॉलिड पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लिख के देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, ये सब सेल ऑर्गेनल्स। आया समझ में? यस मैम। Okay. मैम प्लीज वेट। हाँ हाँ, मैं नहीं चेंज करूँगा, आराम से। मैम हो गया। मैम प्लीज वेट। हाँ हाँ, नहीं, कीप ऑन राइटिंग, आई एम नॉट चेंजिंग। मैम डन। डन फॉर एवरीबॉडी? यस मैम। ओके, ठीक है। नाउ सी दिस। अब हम सब ये सारी चीजों को, सेल मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म को, सेल ऑर्गेनल जितने भी हमने लिखे, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सो सी टू दिस देन। अब फर्स्ट वी विल बिगिन विथ सेल मेम्ब्रेन। हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, फाइन, कैन यू हियर मी? यस मैम। ओके, सेल मेम्ब्रेन जो है, जिसका अनदर नेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो है, ये किसको सराउंड करता है? जो भी अंदर साइटोप्लाज्म, जितना भी लिविंग मटेरियल है ना, जेल लाइक मटेरियल है जो हमारे सेल के अंदर, जेल लाइक मटेरियल को सराउंड करता है, पैकिंग करता है, उसको पैक करके रखता है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये क्या करता है? एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। मैम हाँ, मैम जो लिक्विड होता है ना, या जेल जो अंदर होता है, ओके,
हाँ क्या हुआ बेटा, लिक्विड जो अंदर होता है मैम वो हर सेल में होता है कि सिर्फ कुछ कुछ सेल में होता है? सभी में होता है। ओके वो जेल लाइक सब्सटेंस ही साइटोप्लाज्म है ना, ओके ठीक है। तो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस in the cell is controlled by cell membrane। ठीक है, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन जो कवरिंग है ना बेटा, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक तरह से कवरिंग है पूरे सेल का। तो ये क्या करता है, पूरे जेल लाइक मटेरियल को सराउंड करता है, ठीक है। और क्योंकि सेल जब लिविंग कंडीशन में होता है तो ये जेल लाइक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है लिविंग सब्सटेंस। तो सेल जब लिविंग है तो वो प्रोटोप्लाज्म है। आप प्रोटोप्लाज्म बोलो या सेल बोलो, एक ही बात है। तो मैम हाँ, मैम एग व्हाइट भी प्रोटोप्लाज्म है? नहीं बेटा, हाँ आप जैसे मतलब एग वाइट यॉक सब मिलाकर प्रोटोप्लाज्म। ओके मैम। ठीक है, एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म मतलब जितनी भी अंदर चीजें हैं जेल लाइक, जो इनर पूरा लिविंग जो चीजें हैं वो सब जो जितना भी जिंदा है वो सब प्रोटोप्लाज्म है। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके फाइन। तो ये जो है जेल लाइक मटेरियल उसको सराउंड करता है सेल मेम्ब्रेन। और दूसरी चीज एंट्री और एग्जिट, मतलब ये सेल के अंदर कौन सी चीज अंदर जाएगी और कौन सी उस सेल से बाहर आएगी, ये कौन डिसाइड करता है, ये पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू बेटा? यस मैम। ठीक है। सो एंट्री और एग्जिट मतलब सेल को क्या चीज खाना है, अगर खा लिया है तो किसको बाहर एक्सक्रीशन करके निकाल देना है, वो सब कुछ जो है वो कौन डिसाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? यस मैम। फाइन। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। बीच में पॉज हुआ है क्या? नो मैम। बीच में अटक रहा है क्या बेटा? नो मैम, क्लियर है। मैम बीच बीच में रुक जाता है आपका आवाज। वही मैं पूछ रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ये चीज समझ में आई बेटा, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? मैम सेल मेम्ब्रेन जरूरी है कि हर सेल में हार्ड हो, सॉफ्ट सब्सटेंस नहीं हो सकता? हार्ड मतलब हार्ड नहीं है बेटा सेल मेम्ब्रेन। हार्ड सेल मेम्ब्रेन तो बहुत सॉफ्ट ही होता है। नहीं मैम, मैं पूछने का मतलब था कि वो फ्लेक्सिबल होता है कि सॉलिड मटेरियल ही होता है? फ्लेक्सिबल होता है बेटा एकदम, बहुत ही डेलिकेट सी कवरिंग होती है। ठीक है। ओके। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि कुछ सेल्स में, क्योंकि अगर हम सेल बनाते हैं तो सबसे पहली लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है।
लेकिन कुछ सेल्स के पास इसके अलावा भी एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल जो है उसकी क्वालिटीज क्या है वो भी देख लेते हैं। सेल वॉल जो होता है, सी दिस, सेल वॉल इज प्रेजेंट सबसे पहले किसके किसके अंदर होती है, प्लांट्स में होती है, फंगस में होती है, मतलब फंगाई में होती है, एंड कुछ बैक्टीरिया में भी होती। ठीक है, एडिशनल कवरिंग है, आउटर कवरिंग। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये सेल वॉल, क्योंकि ये सेल को रिजिड बनाती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और करती है। ठीक है, ठीक है, सो वो रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है साथ में। मैम हाँ बेटा, मैम शायद मैंने लास्ट पेज पूरा लिखा नहीं, आप एक बार फिर दिखा सकते हो? एक, हाँ बेटा एक मिनट, सी दिस, दैट सेल वॉल साथ में क्या प्रोवाइड करता है, डेफिनेट सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है और साइज प्रोवाइड करता है, और साथ में वो क्या करता है, इट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो इतनी सारी चीजें प्रोवाइड्स करता है। इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप, साइज, सपोर्ट, रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन। ये सेल वॉल का काम है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम। गुड, ये लिख लो, फिर लास्ट वाला पेज भी दिखा दो। मैम डन। डन। मैम रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब वो खींचने से या कुछ भी होने से टूटेगा नहीं, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, रिजिड। ठीक है, मैम हाँ एक बेटा, डाउट। हाँ बोलो। मैम जो एक होता है उसका पीछे में एयर सैक क्यों होता है? डायग्राम में दिया हुआ है। एग में यस मैम। बेटा वो फिर यॉक सांस कैसे लेगा, जो अंदर चिकन बन रहा है वो सांस कैसे लेगा, ओके। इसलिए। ये चीज समझ में आ गई आपको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है, हेलो हेलो, यस मैम। यस मैम। ओके फाइन। सो आई वाज सेइंग दैट साइटोप्लाज्म। अच्छा हाँ, किसको देखना था पहले वाला बेटा? मैम मुझे। ये वाला? यस मैम, प्लीज वेट 2 मिनट। मैम ओनली लास्ट लाइन लिखना था डन। डन। बाकी ये वाला हो गया।
ठीक है, तो अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, अब साइटोप्लाज्म की बारी। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं न्यूक्लियस को छोड़कर, ठीक है, न्यूक्लियस को कंसिडर नहीं करेंगे हम, न्यूक्लियस को छोड़कर यहां से यहां तक जितनी भी चीजें हैं वो सब किसके अंदर आती हैं? साइटोप्लाज्म में। ये चीज समझ में आई बेटा? हेलो हेलो, मैम मतलब न्यूक्लियस को एक्सेप्ट करके बाकी हर चीज साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। हाँ, सेल मेम्ब्रेन से अंदर, मतलब सेल मेम्ब्रेन को भी छोड़ दो क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो कवरिंग है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आने के बाद जितना भी सामान है सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही कंसिडर होता है, और बट उसमें सेंटर वाला न्यूक्लियस हमको छोड़ देना। ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो क्या है? वो एकदम जेल लाइक लिक्विड है। दूसरी चीज, ये जो पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म होता है इट एक्ट्स एज अ ग्राउंड सब्सटेंस। ये ग्राउंड सब्सटेंस है सारी सेल की एक्टिविटी के लिए, सेल फॉर सेल एक्टिविटीज। ग्राउंड सब्सटेंस मतलब वो एक ग्राउंड है, जैसे कि हमारे सिटी, हमारे शहर में या हमारे घर के पास ग्राउंड होता है जिसमें सब कुछ होता है, शादी भी होती है, स्पोर्ट्स भी होता है, रोज सब एक्सरसाइज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं ना। यस मैम। बस उसी तरीके से साइटोप्लाज्म भी ग्राउंड है, सेल की सारी एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में ही होती है। ठीक है, और ये किससे बना होता है? ये बना होता है कार्बोहाइड्रेट, मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ carbohydrates, proteins, fats, minerals और विटामिन्स। इसके पास इतनी सारी चीजें हैं कि सब लोग अपना यह काम जो है यहीं पर आके करते हैं, और प्लस ढेर सारा वाटर। ठीक है, ये हो गया। यस मैम। हाँ। डन। इज इट डन? यस मैम। यस मैम। नो मैम वेट। हाँ हाँ, वेट कर। मैम एक डाउट। हाँ बेटा, मैम साइटोप्लाज्म क्या सारे सेल में रहता है कि कुछ सेल में नहीं रहता है? सभी में रहता है। हम जो अभी पढ़ रहे हैं ना वो सभी सेल में ऐसा ही होता है। ओके मैम। ठीक है, मैम ओके मैम। मैम सब्सटेंस के पहले क्या लिखा है? ग्राउंड, ग्राउंड।
हो गया? यस मैम। फाइन। और इसके बाद है हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस को अभी हमने छोड़ दिया है ना। सो नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पार्ट है सेल का, सबसे बीचों बीच रहता है, ठीक है। सो इट्स अ लाइज एट द सेंटर, लाइज एट द सेंटर ऑफ सेल। दूसरी चीज, वो आसपास भी जा सकता है, किनारे भी जा सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, बट बेसिकली वो हमेशा सेंटर में रहता है ज्यादातर, बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द सेल्यूलर एक्टिविटी। सेल की सारी एक्टिविटी का कंट्रोल उसके हाथ में। देखो, साइटोप्लाज्म ग्राउंड है जहां पर सारी एक्टिविटी होती है, पर वो कितनी होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, वो कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। ये चीज समझ में आई बेटा? हाँ, यस मैम। ठीक है। कंट्रोल रूम होता है। हाँ, बेसिकली ये ब्रेन है सेल का। क्या है ये? मैम न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है। मैम कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम है, ब्रेन है, वो डिसाइड करता है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, जैसे सेल को सेल मेम्ब्रेन होता है और साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस की कवरिंग को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की कवरिंग को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल का साइटोप्लाज्म है, वैसे ही न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई है। तो इस सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए। इसके अंदर होता है हमारा डीएनए, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो डीएनए होता है ना बेटा, डीएनए वो थ्रेड की तरह दिखता है, एकदम थ्रेड को ऐसे ऐसे करके डालोगे ना अंदर, वैसे। तो थ्रेड जैसा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। डीएनए जब थ्रेड जैसा दिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। आया समझ में? यस मैम। डीएनए हाँ बेटा। मैम, डीएनए न्यूक्लियस में रहता है। हाँ, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है। आगे बताओ। यस मैम। ठीक है। अच्छा, ये क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड होता है ना, हमने देखा ना अमीबा कैसे डिवाइड होता है, पैरामीशियम डिवाइड होता है, सब सेल्स डिवाइड होते हैं। तो जब डिवाइड होता है तब ये जो क्रोमैटिन जो थ्रेड जैसा है, क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस मतलब सिकुड़ जाता है, और वो क्या बन जाता है? कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम। वो क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ये क्या है? ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ाऊँ।
आया समझ में? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से रीड कर लेना है और फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये क्रोमोसोम क्या होता है, क्या वो करते हैं, वो चीज हम पढ़ेंगे और उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। ओके ओके मैम। मैम हाँ बेटा। मैम क्रोमैटिन कंडेंस कब होता है? हम सुने नहीं ठीक ठीक से, बोलिए सेल मैम। डिवाइड होता है तब। ओके ठीक है, यस मैम। अभी क्रोमैटिन कैसे डिवाइड होता है, क्यों डिवाइड होता है, कैसे कंडेंस होता है, कंफ्यूज मत होना, आराम से नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके मैम। चल देन बाय मैम, थैंक यू मैम। गुड बाय बेटा, बाय गुड मैम। नाइट। गुड नाइट बाय मैम। मैम, थैंक यू मैम। यस बाय मैम, थैंक यू।